हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का ही आगे का पार्ट हम देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। म्यूटेशन को हम हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। तो पहले हम ये समझें कि म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। एक सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जो शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में जीन होता है, जब क्रोमोसोम और जीन में कुछ बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। हम जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ है क्रोमोसोम और जीन, और जब आनुवांशिक पदार्थ में ही कुछ गड़बड़ी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में परिवर्तन आ जाता है, लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। तो म्यूटेशन एक तरीके से क्या है, आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन या आनुवांशिक पदार्थ में जो डीएनए होता है, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव, डीएनए अनुक्रम में चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है या बदलाव आ जाता है, जीन में बदलाव आ जाता है, क्रोमोसोम की संख्या बदल जाती है। अभी हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से कौन कौन से म्यूटेशन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आप ये चीज समझिए कि जो केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए या क्रोमोसोम या जीन, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाने से लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक आपके दिमाग में आएगा, इसके पहले हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट और पुनर्योजन। पुनर्योजन में भी आपने देखा था, उसमें भी बदलाव आता है क्रोमोसोम में, है ना, रिकॉम्बिनेंट में। वो होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो पुनर्योजन की वजह से भी आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव आता है क्रोमोसोम में, और म्यूटेशन की वजह से भी बदलाव आता है। तो पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेंट और ये म्यूटेशन दोनों ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से किसी जीव के क्रोमोसोम में चेंजेस आ सकते हैं। तो म्यूटेशन क्या है, डीएनए अनुक्रम में बदलाव है, क्रोमोसोम में बदलाव है, जीन में बदलाव है, कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो ये म्यूटेशन है। अब सवाल उठता है, म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन होता है दो कारकों की वजह से, फिजिकल कारक, भौतिक कारक, और केमिकल फैक्टर की वजह से, भौतिक और रासायनिक कारकों की वजह से। भौतिक कारक कौन से हो सकते हैं? जैसे हम अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें, ये अल्ट्रावायलेट रेज जब शरीर पर पड़ता है तब भी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, उसमें बदलाव आ सकता है, और इसी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज। केमिकल कारकों में कौन से आ सकते हैं? तंबाकू, टोबैको, और स्मोकिंग, धूम्रपान करते हैं, इन सब की वजह से ही हमारे शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं के अंदर ये रासायनिक पदार्थ जा करके उन जीन और क्रोमोसोम में चेंजेस ले आते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जिस कारकों की वजह से, फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक कारकों की वजह से म्यूटेशन होता है, और इन कारकों को, जिनके कारण म्यूटेशन हो रहा है, इन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेंस। हिंदी में इसे हम कहेंगे उत्परिवर्तजन। तो म्यूटाजन क्या है? म्यूटाजन वे भौतिक और रासायनिक कारक हैं जिनके कारण म्यूटेशन होता है या उत्परिवर्तन होता है, इन कारकों की वजह से। इसे हम म्यूटाजन या उत्परिवर्तन का नाम देते हैं। तो म्यूटेशन की परिभाषा और म्यूटेशन क्यों होता है और म्यूटाजन क्या है या उत्परिवर्तजन क्या है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कुछ
म्यूटेशन के प्रकार। म्यूटेशन के कुछ प्रकार हैं। फर्स्ट है जैसे पॉलीप्लैडी या बहुगुणिता, जिसे हम पॉलीप्लैडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुगुणिता में क्रोमोसोम का पूरा एक सेट, पूरा एक समुच्चय ही अधिक हो जाता है। कोई एक या दो नहीं, पूरा सेट का सेट, पूरा समुच्चय जब बढ़ जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, तब हम इसे बहुगुणिता या पॉलीप्लैडी कहते हैं। ये क्यों होता होगा? और ये अक्सर होता है प्लांट्स में, पौधों में। पौधों में ये देखा जाता है पॉलीप्लैडी का उदाहरण। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा एक सेट, पूरा एक समुच्चय बढ़ जाता है, संख्या अधिक हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा? हम जानते हैं कि जैसे ये कोशिका है, इसमें विभाजन जब होता है तब क्या होता है, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। और आप जानते हैं कि जब 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तब इसमें क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, आधे आधे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 था तो यहाँ पर 2 हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में कभी कभी क्या होता है, कोशिका विभाजन ना होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर विभाजन ना होने के कारण क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो बढ़ नहीं पाती, और फिर पूरा का पूरा सेट ही अगले कोशिका में चला जाता है। कोशिका विभाजन अगर होता भी है तो वहां पर क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से पॉलीप्लैडी की अवस्था आती है, और ये अवस्था आती है प्लांट्स में। तो बहुगुणिता में आप ध्यान में रखिए, पॉलीप्लैडी जो होता है उसमें क्रोमोसोम का पूरा एक समुच्चय अधिक हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है। तो ये होगा पॉलीप्लैडी के अंतर्गत बहुगुणिता। सेकेंड हम देखेंगे असगुणिता। इसे हम कहते हैं एन्यूप्लैडी। एन्यूप्लैडी में 1 या 2 क्रोमोसोम या तो जुड़ेगा या उसका लॉस होगा, हटेगा। ठीक है, 1 या 2 क्रोमोसोम का जुड़ना या हटना, जुड़ना या हटना, ये असगुणिता में होता है। एन्यूप्लैडी में जब 1 या 2 क्रोमोसोम, उसका जो हैप्लॉइड सेट होता है, उस हैप्लॉइड सेट जब एक अतिरिक्त आ जाता है या एक हट जाता है, इस स्थिति को हम कहते हैं एन्यूप्लैडी या असगुणिता। इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के देखते हैं। असगुणिता में 4 प्रकार की स्थितियां आती हैं। फर्स्ट स्थिति आती है, इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी में क्या होगा, मोनोसोमी में केवल 1 क्रोमोसोम हट जाता है, लॉस हो जाता है। मान लीजिए मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें से 1 क्रोमोसोम यदि हट जाता है, कम हो जाता है, तब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, तो वो लक्षणों में तो परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य में 40 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर 45 हो जाएंगे तो कुछ बीमारियां, उसमें बीमारियों का लक्षण दिखता है। इसे हम आगे देखेंगे। सेकंड जो अवस्था आती है वो है नल्लिसोमी। इसमें 2 क्रोमोसोम का लॉस होगा। मान लीजिए 46 है, 2 क्रोमोसोम यदि हट जाते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या 44 हो जाती है। तीसरी जो अवस्था आती है एन्यूप्लैडी की, वो है ट्राइसोमी। यहाँ पर 1 माइनस हुआ, यहाँ पर 2 माइनस हुआ। ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जुड़ जाता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 47। और टेट्रासोमी में क्या होगा, टेट्रासोमी में 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो कितने हो गए, 48 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
आप देख रहे हैं सामान्य क्रोमोसोम की अवस्था में अगर कोई एक या दो अतिरिक्त क्रोमोसोम यदि हटता है या जुड़ता है, इस स्थिति को हम एन्यूप्लैटी या असगुणिता कहते हैं। यहाँ पर आपके कोर्स में हम 2 एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आगे डिटेल पढ़ेंगे हम उसके बारे में। जब एक क्रोमोसोम हटेगा ये वाली स्थिति आती है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में हम पढ़ेंगे जब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो ये आता है डाउन सिंड्रोम में। ये इसका एग्जाम्पल है ना। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है आपका डाउन सिंड्रोम और मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन सा क्रोमोसोम हटता है, कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ता है आकर के। तो यहाँ पर आपको म्यूटेशन में पॉलीप्लैडी, एन्यूप्लैडी और एन्यूप्लैडी के अंतर्गत ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस म्यूटेशन में हम क्या देख रहे हैं? क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, इसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे जीन का म्यूटेशन कैसे होता है इसके बाद। ये क्रोमोसोम का म्यूटेशन, अब हम देखेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में 2 प्रकार का मुख्य रूप से दिया गया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। और एक है, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसका नाम हिंदी में भी यही है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है। आप जानते हैं क्रोमोसोम, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम में आपका डीएनए है। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए मान लीजिए ये डीएनए को मैं ये दोनों, इसका जो स्ट्रैंड है उसको इस प्रकार से खुला हम बना देते हैं समझने के लिए। अब आप जानते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है 4 युग्म लगे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कोई सा भी 4 युग्म डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, ए और टी, और सी और जी आपस में जुड़ते ही, ये आपको पता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए टी सी, मान लीजिए यहाँ पर जुड़ा है जी, यहाँ पर है सी। क्लियर। अब यहाँ पर इसका अपोजिट यहाँ क्या रहेगा? ए की जगह टी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, सी के साथ जी। डीएनए का इस खंड में जहाँ पर 4 युग्म जोड़े में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, किसी कारण की वजह से कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर सी और जी है, इस सी और जी के स्थान पर अगर कोई दूसरा क्रम बेस पेयर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सी की जगह ए आके जुड़ गया या जी की जगह टी आकर के जुड़ गया, ठीक। बेस पेयर यानी एकल क्षार युग्म, एकल क्षार युग्म अगर यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, क्लियर, परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन हो जाता है तो भी इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे हम जीन म्यूटेशन या बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर बेस पेयर चेंज हो रहा है ना, उसके बदले कोई दूसरा आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर। ये अब हम फ्रेम शिफ्ट को समझेंगे। फ्रेम शिफ्ट में आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, डीएनए का मान लीजिए ये कोई खंड है,
इसको हम पढ़ रहे हैं। फ्रेम शिफ्ट समझने के लिए बच्चों पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन निर्माण करते समय डीएनए के एक टेम्पलेट रहता है, खंड रहता है जिसको कॉपी करता है आरएनए, है ना। जैसे मान लीजिए ये डीएनए का एक खंड है, एक स्ट्रैंड है, ठीक। इसमें मान लीजिए लगा है एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन, ये सी, ये जो बेस पेयर लगा रहता है ये है जी, सी और ए। ये डीएनए का एक टेम्पलेट है, इसको हम बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। इस डीएनए टेम्पलेट को आरएनए जो होता है, आरएनए बनता है कॉपी करके। क्यों? क्योंकि आरएनए इसको कॉपी करेगा और फिर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में आगे जाता है। तो आरएनए जब मान लीजिए इसको कॉपी करता है तो एक आरएनए खंड बनता है। आरएनए खंड जब बनता है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ेगा, टी की जगह यहाँ पर ए आएगा, कॉपी करेगा, है ना। जी का सी का जी बनाएगा, जी का सी, सी का जी, ए का यहाँ पर यूरेसिल। तो इस प्रकार ये आगे आप डिटेल पढ़ेंगे। बस अभी आप फ्रेम शिफ्ट को समझने के लिए इसको समझिए कि डीएनए टेम्पलेट को कॉपी करके एक आरएनए का खंड बनता है और ये आरएनए का खंड आगे जाकर ये क्या करता है, एक तीन तीन का सूचना लेकर के आगे प्रोटीन बनाता है। ऐसे चैन में आगे प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और आगे प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन क्यों बनता है, किस प्रकार से बनता है, इस डीएनए में जो बेस पेयर सूचना लगे हुए हैं उसी के आधार पर सूचना लेकर के आरएनए जाता है और क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस आ जाता है तो क्या होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर प्रोटीन बनते समय कोडान यूज होता है, तीन तीन जो क्षार युग्म है यहाँ पर, ये तीन का एक एक कोडान बनता है। और अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, मान लीजिए ये ए, टी और ये सी है, इस खंड में ए, टी, सी, इनके बीच में अगर कोई दूसरा जीन आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर जी आ गया, ठीक। यहाँ पर अगर जी आ जाएगा तो पहले क्या था, ए टी सी और उसका बना था यू ए जी, ए का यू बना था, टी का ए बना था, और अब चूंकि बीच में जी आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक, और सी का जी। तो इस प्रकार से ये क्रम जो होता है कोडान का ये चेंज हो जाता है। पहले यूएजी एक खंड बनता, सीजीयू इस प्रकार से बनता, लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त बेस पेयर आ जाता है। एक अतिरिक्त क्षार आ जाने की वजह से ये पूरा फ्रेम बदल जाता है, पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाता है। इसको आप इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक एग्जांपल है, राम हैज रेड कैप। ये अपने आप में एक मीनिंगफुल है, राम हैज रेड कैप, ठीक। अब अगर यहाँ पर आर, ए और एम की जगह में अगर आप एक टी आ जाता है, एक टी आके घुस जाएगा वर्ड, तो क्या हो जाएगा, आर टी ए टी, एम एच ए, एस आर ई, डी सी ए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर केवल एक अल्फाबेट अलग आ जाने से इसका सबका मीनिंग ही बदल गया, ठीक है। तो हमने तीन तीन में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो बेस है, क्षार है, वो भी आरएनए जब बनता है तो तीन तीन बेस का सूचना लेकर के जाता है प्रोटीन बनाने के लिए।
और अगर बीच में एक चेंजेस आ जाता है तो पूरा ये जो क्रम है, 3-3 का जो कोडान का क्रम है वो बदल जाता है ना। जैसे यहाँ पर अब ये तो आ गया एक एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ने से भी ऐसा चेंज हो सकता है, या डिलीट होने से भी। डिलीट होगा तो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर राम था, अब ये एम हट गया, एम मान लीजिए पूरा डिलीट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, कोडान RAH हो जाएगा, फिर ASR EDC है ना, और इस प्रकार से ये भी बदल गया। तो 2 वजहों से ये क्रम बदल सकता है, यदि कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया तो, या कोई एक वर्ड डिलीट हो जाता, हट जाता है। तो यहाँ पर भी डीएनए के इस अनुक्रम में अगर कोई एक एक्स्ट्रा बेस पेयर आ जाता है तो भी चेंज हो जाता है अनुक्रम, और अगर कोई एक बेस पेयर डिलीट हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो भी क्रम चेंज होगा, या फिर ये डिलीट हो जाएगा तो भी क्रम चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार के जीन में परिवर्तन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? तो बिंदु परिवर्तन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बेस पेयर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उतरेगा उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे CG था तो क्या हो गया AT, तो भी परिवर्तन आएगा। तो यहाँ बेस पेयर में परिवर्तन हो रहा है, जबकि यहाँ बेस पेयर अतिरिक्त या तो जुड़ जाता है या अतिरिक्त बेस पेयर या तो जुड़ जाता है या हट जाता है। तो म्यूटेशन में आपको फ्रेम शिफ्टर और पॉइंट म्यूटेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बस म्यूटेशन में आपको इतना ही पढ़ना है बच्चों, और म्यूटेशन से रिलेटेड जो विकार हैं, डिजीज हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, वंशावली विश्लेषण के बारे में। ठीक।